अगर कोई ये कहे कि इंसान हर रोज जो फैसले लेता है ना, उसमें से 90% फैसले असल में सोच समझ कर लिए ही नहीं गए हैं। हाँ, और वो भी उस तार्किक दिमाग से जिस पर इंसान को सबसे ज्यादा गुरूर होता है। बिल्कुल, मतलब जिस दिमाग पे हमें इतना घमंड है, वो दिन रात हमें ही धोखा दे रहा है। तो आज हम जिन रिसर्च पेपर्स, ट्रेडिंग और मनोविज्ञान के नोट्स के पन्नों को पलटने वाले हैं ना, वो इंसान की इसी फितरत का एक बहुत ही कड़वा सच सामने रखते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि आज की इस गहरी चर्चा का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि दिमाग कैसे काम करता है, बल्कि ये उन जालों को डिकोड करने के बारे में है जिनमें हम सब फंसते हैं। एग्जैक्टली हम खुद को बहुत होशियार समझते हैं, पर सबसे बुनियादी गलतियां कर बैठते हैं। और जब इन बायस को समझ लिया जाता है ना, तो इंसान दुनिया को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखने लगता है। तो शुरुआत सबसे बुनियादी चीज से ही करते हैं कि हम खुद को आईने में कैसे देखते हैं। इन अध्ययनों में ना एक पैटर्न बहुत ही साफ दिखता है। हाँ, वो सफलता और विफलता वाला पैटर्न। हाँ, मतलब जब किसी को बड़ी सफलता मिलती है, जैसे कोई प्रमोशन मिल गया या एग्जाम में ए ग्रेड आ गया, तो इंसान सीना चौड़ा करके कहता है कि यार ये तो मेरी कड़ी मेहनत और टैलेंट का नतीजा है। अरे हाँ, लेकिन जहां कोई प्रोजेक्ट फेल हुआ या स्टॉक मार्केट में पैसा डूबा, तो सारा दोष किस्मत पर, या फिर कहते हैं कि यार अर्थव्यवस्था ही खराब चल रही है। एग्जैक्टली इसे मनोविज्ञान में सेल्फ सर्विंग बायस कहते हैं, मतलब खुद को सही साबित करने वाला बायस। कॉर्पोरेट दुनिया का डेटा ना इसका बहुत बड़ा गवाह है। वो सीईओ वाली रिपोर्ट है ना? बिल्कुल। जब कोई कंपनी भारी मुनाफा कमाती है ना, तो उसकी वार्षिक रिपोर्ट पढ़कर देखिए। उसमें पूरी तरह से सीईओ के विजन और उसके नेतृत्व की तारीफ होती है कि भाई सीईओ ने तो कमाल कर दिया। हाँ, लेकिन वही कंपनी जब घाटे में जाती है तो रिपोर्ट की भाषा अचानक से बदल जाती है। तब ब्याज दरें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार या फिर सरकारी नीतियां जिम्मेदार हो जाती हैं। एक मिनट, लेकिन ये तो सिर्फ अपनी इमेज बचाने की कोशिश हुई ना। मतलब इसे मनोवैज्ञानिक बायस क्यों कहा जाए? क्या लोग ये सब जानबूझकर नहीं करते? यहीं पर पेच है। लोग जानबूझकर झूठ नहीं बोल रहे होते हैं। उनका दिमाग सच में यही मानता है कि विफलता में उनकी कोई गलती है ही नहीं। अच्छा। हाँ, मैरिज काउंसलिंग का वो डेटा याद कीजिए जो इन नोट्स में है। जब काउंसलर पति और पत्नी से अलग अलग बात करता है, तो दोनों की एक बिल्कुल अलग कहानी होती है। और दोनों खुद को सही मानते होंगे? बिल्कुल, 100% सही मानते हैं। उन्हें सच में लगता है कि रिश्ते में जो दरार आई है, उसके लिए पूरी तरह से सामने वाला ही जिम्मेदार है। बाप रे, ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारा दिमाग कोई सोचने समझने वाली मशीन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही चालाक पीआर मैनेजर है। पीआर मैनेजर, ये काफी दिलचस्प एनालॉजी है। हाँ, मतलब जिसका इकलौता काम बस यही है कि हमारी इमेज को हमारी ही नजरों में एकदम बेदाग और साफ सुथरा बनाए रखे। ये पीआर मैनेजर वाली तुलना ना बिल्कुल सटीक बैठती है। विकासवाद या एवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो इस पीआर मैनेजर का होना इंसान के लिए बहुत जरूरी था। वो कैसे? क्योंकि ये इंसान को मायूसी और डिप्रेशन से बचाता है। लेकिन आज की इस आधुनिक दुनिया में ये एक आत्मघाती कदम भी हो सकता है। लेहमन ब्रदर्स के पतन के दौरान ना ठीक यही हुआ था। अच्छा, वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था? हाँ, उनके आला अधिकारी अंत तक बस बाहरी कारणों को ही कोसते रहे। जब इंसान अपनी गलती मानता ही नहीं है, तो सुधार की गुंजाइश तो वही खत्म हो जाती है ना। बात तो सही है। और अपनी इमेज को सही ठहराने की ये जद्दोजहद ना सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती है। रिसर्च में एक और भारी भरकम शब्द का जिक्र है, कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस, हाँ। अगर मैं इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करूं, तो क्या इसका मतलब यह है कि दिमाग दो विरोधी बातों को एक साथ बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो एक नई सच्चाई घड़ लेता है? एग्जैक्टली। बचपन में सुनी ईसॉप की वो लोमड़ी वाली कहानी याद है? वो अंगूर खट्टे हैं वाली। बिल्कुल। जब लोमड़ी अंगूर तक नहीं पहुंच पाती, तो वो ये मानने के बजाय कि उसमें छलांग लगाने की क्षमता नहीं है, वो कह देती है कि अंगूर ही खट्टे हैं। ये कोई सिर्फ कहानी नहीं है, ये हमारा रोजमर्रा का व्यवहार है। हाँ, इसके लिए तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कार्ल स्मिथ और फेस्टिंगर का एक बहुत ही क्लासिक प्रयोग भी मौजूद है ना इन नोट्स में। हाँ, वो $1 और $20 वाला प्रयोग। अरे वो प्रयोग तो मुझे बहुत अजीब लगा था। मतलब जहां छात्रों से घंटों तक एक बेहद उबाऊ काम करवाया गया, फिर उन्हें उसी काम को मजेदार बताने के लिए, यानी सफेद झूठ बोलने के लिए कहा गया, और उसके लिए पैसे दिए गए। हाँ, कुछ छात्रों को $1 मिला और कुछ को $20। नतीजे तो मेरे हिसाब से बिल्कुल उल्टे होने चाहिए थे, पर ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि इंसान का दिमाग ना सीधा गणित नहीं लगाता है।
जिन छात्रों को $20 मिले उन्होंने मान लिया कि काम बोरिंग था लेकिन पैसे अच्छे थे तो झूठ बोल दिया। मतलब उनके दिमाग में कोई तनाव नहीं था। बिल्कुल। लेकिन जिन्हें सिर्फ $1 मिला था वो इस बात को पचा ही नहीं पाए कि उन्होंने इतनी कम कीमत के लिए झूठ कैसे बोल दिया। इस मनोवैज्ञानिक तनाव को दूर करने के लिए उनके दिमाग ने उनकी सच्चाई ही बदल दी। मतलब उन्होंने खुद को ही बेवकूफ बना लिया। हाँ, उन्होंने खुद को ये समझा लिया कि वो काम असल में बोरिंग था ही नहीं, वो तो बहुत मजेदार था। कमाल है यार। मतलब अगर नई खरीदी हुई कार के इंजन से अजीब सी तेज आवाज आ रही है तो इंसान ये नहीं मानेगा कि उसने गलत कार चुनकर बेवकूफी कर दी है। नहीं, वो खुद को समझा लेगा कि ये तो एक सेफ्टी फीचर है ताकि ड्राइविंग करते वक्त नींद ना आए। या फिर जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट होने पर वो कहेगा कि अरे यार मुझे तो असल में वो जॉब चाहिए ही नहीं थी। यही तो कॉग्निटिव डिसोनेंस की ताकत है। ये हमें हमेशा खुद की नजरों में सही साबित कर देता है। अब जब ये पीआर मैनेजर दिमाग हमें हमेशा सही साबित कर ही देता है तो यही अहंकार हमें सफलता और पैसे की उस अंधी दौड़ में भी धकेलता है ना, जिसे अक्सर खुशी मान लिया जाता है। हाँ, लेकिन इन अध्ययनों को देखकर लगता है कि वो खुशी असल में टिकती ही नहीं है। हेडोनिक ट्रेडमिल का कॉन्सेप्ट ना इस बात को बहुत गहराई से समझाता है। हेडोनिक ट्रेडमिल मतलब आप दौड़ तो रहे पर पहुंच कहीं नहीं रहे। एग्जैक्टली। इंसान अक्सर सोचता है कि अगर एक बार वो सपनों का घर खरीद ले या कोई शानदार कार ले ले तो जिंदगी भर खुश रहेगा। लेकिन डेटा तो कुछ और ही कहता है। बिल्कुल। किसी भी भौतिक चीज से मिलने वाली खुशी औसतन सिर्फ 3 महीने में वाष्प की तरह उड़ जाती है। उसके बाद वो बस एक नॉर्मल सी बात बन जाती है। हाँ, वो 10 कमरों वाले विला का किस्सा इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। मतलब एक शख्स ने शहर की भीड़ से दूर एक आलीशान विला खरीदा। शुरुआत में तो पार्टी हुई, बड़ी खुशी मनाई गई। लेकिन 6 महीने बाद पता चला कि वो इंसान पहले से भी ज्यादा दुखी है। क्योंकि उस विला तक पहुंचने के लिए उसे रोज 2 घंटे का सफर करना पड़ता था। वो रोज का ट्रैफिक और कम्यूट का तनाव, उस विला की सारी खुशी निकल गया। और सिर्फ घर की बात नहीं है। क्या किसी को याद रहता है कि नई कार की महक कितने दिन रहती है? एक पोर्शे कार के मालिक का जिक्र है जिसकी गाड़ी महीनों तक गैरेज में धूल फाकती रही क्योंकि जर्मनी से एक छोटा सा पार्ट आना था। अरे बाप रे। या फिर वो ऑफिस बॉस जिसके पास 27 लग्जरी गाड़ियां थीं, लेकिन एक दिन उसकी भारी भरकम मर्सिडीज शहर के ट्रैफिक में एक छोटी गाड़ी के पीछे फंस गई। तो मतलब ये सब चीजें बस बाहर से देखने में सफलता लगती हैं। हाँ, इंसान का दिमाग बहुत जल्दी इन चीजों का आदी हो जाता है। इसी को ट्रेडमिल कहते हैं। आप भागते बहुत हैं लेकिन रहते उसी जगह पर हैं। यहां मैं थोड़ा असहमत हूं। मतलब इन नोट्स में एक आंकड़ा दिया गया है कि खुशी का एक थ्रेशहोल्ड होता है। हाँ, $2.5 मिलियन। हाँ, अमेरिका के अध्ययनों के मुताबिक $2.5 मिलियन यानी लगभग 25 करोड़ रुपए के बाद इंसान की खुशी में और पैसे से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये बात थोड़ी पच नहीं रही है मुझे। क्यों नहीं पच रही? मतलब कोई भी आम इंसान तो यही सोचेगा ना कि 25 करोड़ के बाद अगर बैंक में 50 करोड़ हो जाएं तो खुशी तो दुगनी होनी चाहिए। दिमाग ऐसा क्यों नहीं सोचता? क्योंकि एक स्तर के बाद पैसा इंसान की बुनियादी और लग्जरी जरूरतों को पूरा कर चुका होता है। 25 करोड़ के बाद का पैसा सिर्फ आपके बैंक का नंबर बढ़ाता है। अच्छा, जीवन शैली में कोई खास बदलाव नहीं आता। एग्जैक्टली। वो कोई ऐसा जादुई बदलाव नहीं लाता जो दिमाग को नई खुशी का डोपामीन दे सके। और इसी डोपामीन की तुरंत चाहत में ना इंसान एक और जाल में फंसता है। कौन सा जाल? हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग। यानी भविष्य के बड़े इनाम की तुलना में तुरंत मिलने वाले छोटे इनाम के लिए मचल जाना। ओह, वो वॉल्टर मिशेल का मार्शमेलो टेस्ट 1960 के दशक का। हाँ, बिल्कुल वही, जहाँ 4 साल के बच्चों के सामने एक मार्शमेलो रखा गया और कहा गया कि जो 15 मिनट रुकेगा उसे 2 मिलेंगे। जिन बच्चों ने अपनी तुरंत की चाहत को रोक लिया वो भविष्य में ज्यादा सफल हुए। बिल्कुल। लेकिन आज की दुनिया तो इस टेस्ट को और मुश्किल बना रही है ना। आज का पूरा बाजार इसी अभी चाहिए वाली भावना पे टिका है। वही तो, ये सिर्फ कोई पुराना प्रयोग नहीं है। आज की पूरी ई-कॉमर्स दुनिया, Amazon प्राइम की सेम डे डिलीवरी या वो 10 मिनट में ग्रोसरी पहुंचाने वाले ऐप्स या क्रेडिट कार्ड का भारी ब्याज, ये सब तो इसी मनोवैज्ञानिक कमजोरी पर अरबों का व्यापार कर रहे हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। इंसान तुरंत मिलने वाली खुशी के लिए भविष्य का बड़ा नुकसान मोल लेता है। तो इस पूरी तस्वीर को देखकर लगता है कि मतलब इंसान की खुशी असल में एक छेद वाली बाल्टी की तरह है। छेद वाली बाल्टी। हाँ, हम नई कार,
नए घर, नए गैजेट्स से उस बाल्टी को भरने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन खुशी पानी की तरह उस छेद से बह जाती है और कुछ ही महीनों बाद इंसान फिर से उसी खाली बाल्टी के साथ खड़ा दिखाई देता है। क्या बात है। और उस छेद वाली बाल्टी को बार बार भरने की कोशिश में ना रोज नए फैसले लेते रहने से दिमाग की एक अलग ही कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि दिमाग की बैटरी या ऊर्जा अनंत तो है नहीं। हाँ, और जब ये ऊर्जा खत्म होती है तो जो स्थिति बनती है उसे इन नोट्स में डिसीजन फटीग कहा गया है, यानी फैसले लेने से होने वाली थकान। बिल्कुल। ये हिस्सा पढ़कर मुझे सच में थोड़ा डर लगा था यार। रॉय बाउमिस्टर का वो ठंडे पानी वाला प्रयोग ना, इसका बहुत ही खतरनाक सच सामने लाता है। हाँ, बाउमिस्टर ने लोगों को 2 ग्रुप में बांटा था। एक ग्रुप को बहुत सारे छोटे छोटे फैसले लेने थे, जैसे कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा रंग बेहतर है। और दूसरे ग्रुप को? दूसरे ग्रुप को आराम से रखा गया, उन्हें कोई फैसला नहीं लेना था। इसके बाद दोनों ग्रुप्स के लोगों को अपने हाथ बर्फीले ठंडे पानी में डालने के लिए कहा गया। और जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे। जिन लोगों ने पहले फैसले लिए थे उन्होंने अपना हाथ बहुत जल्दी बाहर निकाल लिया, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति यानी विल पावर पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। मतलब फैसले लेना कोई हवाई चीज नहीं है, ये सच में शारीरिक और मानसिक तौर पर थका देने वाला काम है। बिल्कुल है। जैसे कोई नया लैपटॉप या गाड़ी खरीदते वक्त उसके सारे फीचर्स कॉन्फ़िगर करने के बाद इंसान इतना थक जाता है कि अंत में फालतू की महंगी एक्सेसरीज के लिए भी बस हाँ कह देता है कि यार बस अब खत्म करो। अरे हाँ, और बड़ी कंपनियां तो इस विज्ञान को बहुत गहराई से समझती हैं। आइकिया का मॉडल ही देख लीजिए। हाँ, आइकिया वाले क्या करते हैं? वो अपने विशाल स्टोर के ठीक बीचों बीच रेस्टोरेंट इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इतने सारे फर्नीचर देखते देखते ग्राहक डिसीजन फटीग का शिकार हो जाएगा। लेकिन शॉपिंग तक तो बात ठीक है, इसका सबसे भयानक असर न्याय व्यवस्था पर दिखता है। वो इजरायली जजों के पैरोल से जुड़े अध्ययन के आंकड़े तो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। हाँ, वो लंच ब्रेक वाला डेटा। बिल्कुल, लंच ब्रेक से ठीक पहले जब जज दिमागी तौर पर पूरी तरह थक चुके होते हैं और उनका ब्लड शुगर गिरा होता है, तो कैदियों की रिहाई की दर सीधा 0% हो जाती है, 0। और लंच के तुरंत बाद? लंच के तुरंत बाद जब दिमाग की बैटरी चार्ज हो जाती है तो वही रिहाई दर अचानक 65% पर पहुंच जाती है। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि थका हुआ दिमाग कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। वो सबसे आसान और सुरक्षित रास्ता चुनता है, यानी यथास्थिति बनाए रखना और बदलाव से इनकार करना। यार ये तो बहुत ही डरावना है। किसी की आज़ादी इस बात पर तय हो रही है कि जज ने खाना खाया है या नहीं। तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये निकाला जाए कि दोपहर 3 बजे के बाद इंसान को जिंदगी का कोई भी बड़ा फैसला लेना पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए? मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही व्यावहारिक सलाह होगी, क्योंकि थका हुआ दिमाग सिर्फ फैसले लेने से नहीं भागता, वो शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में चीजों को गलत तरीके से जोड़ना भी शुरू कर देता है। अच्छा, गलत तरीके से जोड़ना। हाँ, इसे एसोसिएशन बायस कहते हैं। वो इवान पेवलोव के कुत्ते वाला मशहूर प्रयोग ना, जहां घंटी बजी और कुत्ते के मुंह में लार आ गई क्योंकि दिमाग ने घंटी की आवाज को खाने के साथ जोड़ लिया था। बिल्कुल वही। और विज्ञापनों में भी तो यही ट्रिक इस्तेमाल होती है ना। हाँ, कोका कोला के विज्ञापनों में हमेशा खुश और हंसती खेलती चेहरों को दिखाया जाता है ताकि दिमाग उस ड्रिंक को खुशी के साथ जोड़ ले। सही कहा। लेकिन ये बायस तब खतरनाक मोड़ ले लेता है जब इंसान बुरी खबर लाने वाले को ही बुरा मान बैठता है। पुराने जमाने में राजा अक्सर बुरी खबर लाने वाले दूत की गर्दन काट देते थे। हाँ, और आज भी कई सीईओ बुरी खबरें सुनना पसंद नहीं करते हैं। इन नोट्स में एक जॉर्ज फोस्टर नाम के सेल्समैन का किस्सा है, वो बहुत दिलचस्प है। वो डोरबेल वाला? हाँ, उसने एक घर की डोरबेल बजाई और इत्तेफाक से वहां गैस लीक हो रही थी, तो डोरबेल की चिंगारी से ब्लास्ट हो गया। बाप रे। वो सेल्समैन बच तो गया, लेकिन उस घटना के बाद उसे सारी उम्र डोरबेल बजाने से खौफ हो गया। तार्किक रूप से डोरबेल बजाना खतरनाक नहीं था, लेकिन दिमाग ने घंटी और धमाके को हमेशा के लिए जोड़ दिया। एग्जैक्टली। और जब दिमाग ऐसी गलत कनेक्शंस बनाता है ना, तो वो बिगिनर्स लक का भी आसानी से शिकार हो जाता है। बिगिनर्स लक मतलब शुरुआत में मिलने वाली कामयाबी। हाँ, .com बबल या हाउसिंग क्रैश के दौरान यही तो हुआ था। जब बाजार तेजी से ऊपर भाग रहा था तो डेंटिस्ट और वकीलों ने अपनी नौकरियां छोड़कर स्टॉक और रियल एस्टेट में पैसा लगाना शुरू कर दिया। और शुरुआत में जो तुक्के से मुनाफा हुआ उसे उन्होंने अपना शानदार टैलेंट समझ लिया होगा। बिल्कुल। और जब बाजार औंधे मुंह गिरा तो वो सब बर्बाद हो गए, क्योंकि उन्होंने परिस्थिति के अनुकूल होने को अपनी व्यक्तिगत काबिलियत समझने की भूल कर दी थी। यार जरा सोचिए,
जब ये थका हुआ, बायस और गलत फहमियों से भरा इंसान समाज में बाहर निकलता है और दूसरों से मिलता है तो क्या होता होगा? हालात और भी ज्यादा अजीब और अतार्किक हो जाते हैं। बिकॉज जस्टिफिकेशन का प्रयोग इसका बहुत बड़ा सबूत है। बिकॉज मतलब क्योंकि? हाँ, 1970 के दशक में ना एलन लैंगर का एक जीरोक्स मशीन वाला प्रयोग है। अगर आप फोटोकॉपी की लंबी लाइन में खड़े हैं और किसी से कहें कि क्या मैं आगे जा सकता हूँ क्योंकि मुझे कॉपी करनी है, तो ज्यादातर लोग आपको आगे जाने देते हैं। कि हमारे दिमाग को चीजों का कारण चाहिए होता है, क्योंकि शब्द सुनते ही दिमाग ये मान लेता है कि कोई वाजिब कारण दिया जा रहा है, भला ही वो पूरी तरह से खोखला ही क्यों ना हो। अरे हाँ, एयरपोर्ट पर जब फ्लाइट लेट होती है और एयरलाइंस अनाउंस करती है कि ऑपरेशनल कारणों से फ्लाइट लेट है, तो यात्री शांत हो जाते हैं। ऑपरेशनल कारण का असल में कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन दिमाग को एक तसल्ली मिल जाती है। बिल्कुल सही। और इससे भी ज्यादा अजीब है कंटेजियन बायस, यानी छूत का बायस। छूत का बायस? हाँ, 10वीं सदी में फ्रांस के एक बिशप ने क्रूर योद्धाओं को डराने के लिए ना संतों की पवित्र हड्डियों और कपड़ों का इस्तेमाल किया था। लोग मानते थे कि उन कपड़ों में जादुई ताकत है। अच्छा, लेकिन आज का इंसान तो इतना अंधविश्वासी नहीं है ना? क्या सच में? विकासवाद के दौरान इंसानी दिमाग ने खतरनाक बीमारियों और कीटाणुओं से बचने के लिए एक छूत का डर विकसित किया था। ये शारीरिक बचाव के लिए था। हाँ, वो तो सर्वाइवल के लिए जरूरी है। लेकिन समस्या ये है कि आज हमारा दिमाग उस शारीरिक छूत को न नैतिक बुराई के साथ मिला देता है। क्या कोई भी सामान्य इंसान आज हिटलर का पहना हुआ एकदम साफ, धुला और ड्राई क्लीन किया हुआ स्वेटर पहनना चाहेगा? बिल्कुल नहीं, मैं तो कभी नहीं पहनूंगा। क्यों? कपड़ा तो एकदम साफ है, उसमें कोई कीटाणु नहीं है। लेकिन दिमाग को लगता है कि उस कपड़े में हिटलर की कोई नकारात्मक ऊर्जा या बुराई चिपकी हुई है जो उसे भी लग जाएगी। और वो सद्दाम हुसैन के वाइन ग्लास वाला किस्सा भी तो बिल्कुल यही है। हाँ, वो जर्नलिस्ट वाला। हाँ, 2003 में एक जर्नलिस्ट सद्दाम के महल से सोने के वाइन ग्लास लेकर आई थी। बाद में पेरिस की एक पार्टी के दौरान जब मेहमानों को पता चला कि वो सद्दाम के ग्लास से वाइन पी रहे हैं, तो लोग खांसने लगे और उन्हें उल्टी जैसा महसूस होने लगा। ये कितनी अजीब बात है ना? बहुत अजीब है, क्योंकि वैज्ञानिक सच तो ये है कि सांस लेते समय हम सभी हवा के अरबों मॉलिक्यूल शेयर करते हैं, फिर भी एक साफ ग्लास से इतना खौफ। ये हमारी बहुत गहरी सामाजिक प्रोग्रामिंग है। और ये प्रोग्रामिंग तब पूरी तरह से क्रैश हो जाती है जब हम सामाजिक और नैतिक रिश्तों में पैसे को ले आते हैं। इससे नोट्स में मोटिवेशन क्राउडिंग कहा गया है ना? एग्जैक्टली। यार, ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। मतलब अगर कोई दोस्त आपसे कहे कि यार मेरा घर शिफ्ट करने में मदद कर दो, वहां कुछ बहुत कीमती कांच के बर्तन है, तो आप खुशी खुशी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। लेकिन अगर वो काम खत्म होने पर आपको मजदूरी के तौर पर $50 पकड़ा दे, तो दोस्ती वहीं खराब हो जाएगी। क्योंकि वहां आपने एक सामाजिक उपकार को वित्तीय लेन देन में बदल दिया। स्विट्जरलैंड के एक गांव का उदाहरण इसे बड़े पैमाने पर समझाता है। वो परमाणु कचरे वाला? हाँ, वहां परमाणु कचरे की रिपोजिटरी बनाने के लिए वोटिंग हुई थी। जब लोगों से देशभक्ति और नागरिक कर्तव्य के नाम पर वोट मांगे गए तो 50.8% लोगों ने समर्थन दिया, जो कि काफी अच्छा नंबर है। हाँ, लेकिन जैसे ही सरकार ने हर इंसान को $10,000 देने का ऑफर दिया, समर्थन तुरंत गिरकर 24.6% रह गया। अरे बाप रे, सीधे आधा हो गया। हाँ, लोगों को लगा जैसे उन्हें रिश्वत दी जा रही है और उनकी नैतिकता खरीदी जा रही है। वो डे केयर सेंटर में लेट आने वाले पेरेंट्स पर जुर्माना लगाने से भी तो यही नतीजा निकला था ना। पेरेंट्स को लगा कि अब वो लेट आने की फीस दे रहे हैं, तो वो अपराध बोध महसूस करने के बजाय और ज्यादा बेझिझक होकर लेट आने लगे। बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है जैसे सामाजिक रिश्ते और वित्तीय लेन देन दिमाग के दो बिल्कुल अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर चलते हैं। अगर आप दोस्ती या नैतिकता वाले फोल्डर में पैसे वाली फाइल डाल देंगे तो पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। एकदम सही। और सामाजिक लेन देन में दिमाग के इस क्रैश होने के बाद ना, अब ये समझना जरूरी है कि हम पूरी दुनिया की जानकारी और आंकड़ों को कैसे प्रोसेस करते हैं। हाँ, जो सबसे बड़ा धोखा है, औसत या एवरेजेस का धोखा। एग्जैक्टली। मान लीजिए एक बस में 50 आम लोग सफर कर रहे हैं। अगर उस बस में दुनिया का सबसे भारी इंसान चढ़ जाए तो बस के औसत वजन में बहुत मामूली सा फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर उसी बस में बिल गेट्स चढ़ जाएं, तो अचानक उस बस में बैठे हर इंसान की औसत संपत्ति $1 अरब के पार हो जाएगी, यानी 2 मिलियन % की वृद्धि। जबकि असलियत में उन 50 लोगों की जेब में तो उतने ही पैसे हैं जितने पहले थे। बिल्कुल, एक अकेला भारी आंकड़ा ना पूरे औसत की धज्जियां उड़ा देता है। इसीलिए नसीम तालिब की वो चेतावनी बहुत मशहूर है कि अगर किसी नदी की औसत गहराई 4 फीट है तो उसे पार करने की गलती मत करो। क्योंकि हो सकता है
किनारों पर गहराई 1 फुट हो लेकिन बीच में वो 20 फुट गहरी हो। वहां इंसान तो डूब ही जाएगा। सही बात है। और यही पावर लॉ है ना। हाँ, दुनिया औसत पर नहीं चलती। कुछ चुनिंदा शहर जैसे टोक्यो पूरी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा समेटे हुए हैं। कुछ मुट्ठी भर एक्टर्स हॉलीवुड का सारा पैसा कमा लेते हैं, जबकि हजारों संघर्ष कर रहे हैं। दुनिया असल में एक्सट्रीम्स यानी अति पर चलती है। लेकिन इंसान हमेशा सेल्फ सिलेक्शन बायस में फंसा रहता है। मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब हम ट्रैफिक जाम में फंसते हैं या बैंक की लंबी लाइन में होते हैं, तभी हमारा ध्यान उस पर जाता है। हाँ, जब रास्ता साफ होता है तो हम कभी ये नहीं सोचते कि आज जाम क्यों नहीं है। बिल्कुल, हम सिर्फ खुद को केंद्र में रखकर दुनिया देखते हैं। और जब लोगों को दुनिया की इस जटिलता की समझ नहीं होती ना, तो वे ट्वाइडल टेंडेंसी का सहारा लेते हैं। ट्वाइडल टेंडेंसी मतलब शब्दों का धुआं उड़ाना, भारी भरकम और मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी ज्ञान की कमी को छिपाना। हाँ, वो मिस साउथ कैरोलिना वाला वीडियो तो याद ही होगा आपको। अरे वो तो बहुत वायरल हुआ था, जहां उन्होंने एक आसान से सवाल के जवाब में दुनिया भर के देशों के नाम बिना किसी मतलब के बस जोड़ दिए थे। बिल्कुल। लेकिन सच कहूं तो मैं खुद इसका शिकार हो चुका हूं। कॉलेज के दिनों में मैंने जॉक देरिदा की फिलॉसफी पढ़ी। कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उनके भारी भरकम शब्दों से प्रभावित होकर मैंने एक पूरा डिसर्टेशन लिख डाला। सच में। हाँ यार, आज जब मैं उसे पढ़ता हूं ना तो लगता है कि मैंने 50 पन्नों तक सिर्फ शब्दों का धुआं ही उड़ाया था, बात तो कुछ भी नहीं कही थी। यही होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब भी कोई औसत की बात करे या बिना मतलब के भारी भरकम शब्दों का जाल बुने, तो हमें अपना स्कैम रडार ऑन कर लेना चाहिए? 100% ऑन कर लेना चाहिए। विज्ञान गल्प के लेखक विलियम गिब्सन का एक बहुत मशहूर कोट है, भविष्य पहले से ही यहाँ आ चुका है, बस ये समान रूप से बटा हुआ नहीं है। वाह। दुनिया औसत पर नहीं चलती, और जो बातें सच में गहरी होती है ना, उन्हें अक्सर बहुत सरल शब्दों में समझाया जा सकता है। शब्दों का जाल हमेशा खोखलेपन को ढकने के लिए बुना जाता है। तो आज की इस विस्तृत विश्लेषण में हमने क्या पाया? अहंकार का वो जाल जो हमें हमेशा सही ठहराता है, खुशी का वो ट्रेडमिल जहां हम भागते तो हैं पर पहुंचते कहीं नहीं है, और थकान से भरा दिमाग जो गलत फैसले लेता है, और समाज के वो अतार्किक नियम जहां पैसा रिश्तों को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमारे दिमाग की ये कमियां या बायस कोई तकनीकी खराबी या बीमारी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अहंकार हमें निराशा से बचाता है, और तुरंत इनाम की चाहत ने कभी हमें जंगलों में जिंदा रखा था। मतलब ये चीजें दिखाती हैं कि इंसान होना असल में क्या है, और इन्हें पहचानना ही बेहतर और ज्यादा तार्किक फैसले लेने की दिशा में हमारा पहला कदम है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस सफर को खत्म करते हुए मैं एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। मान लीजिए कि कल किसी उन्नत तकनीक या किसी चिप सर्जरी के जरिए हम इंसान के दिमाग से इन सभी मनोवैज्ञानिक बायसेस, इन खामियों और अतार्किक भावनाओं को पूरी तरह डिलीट कर दें, तो क्या होगा? तो क्या हम दुनिया के सबसे बेहतरीन और तार्किक फैसले लेने वाले इंसान बनेंगे, या हम सिर्फ ऐसे रोबोट बन जाएंगे जो जिंदगी में कोई गलती तो नहीं करेंगे, लेकिन कला, जुनून, प्यार या किसी गहरे मानवीय एहसास को कभी समझ ही नहीं पाएंगे? ये तो सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। चलिए फिर मिलेंगे एक नई गहरी चर्चा के साथ।